सबसे पहले हम बात करेंगे 7th 5 ईयर प्लान के बारे में। 7th 5 ईयर प्लान कब लाया गया? 1985 में। कब तक के लिए? 1990 तक के लिए। 1985 से लेके 1990 के बीच में एग्जिस्टेंस में रहेगा 7th 5 ईयर प्लान। 7th 5 ईयर प्लान के दौरान जो ग्रोथ हमने टारगेट की थी वो कितनी की थी? 5%। लेकिन एक्चुअल में जो ग्रोथ हमने अचीव की वो कितनी रही? 6.1%। मतलब ग्रोथ के मामले में 7th 5 ईयर प्लान के दौरान हमने बेटर परफॉर्म किया, हमने अच्छा परफॉर्म किया। इनफैक्ट ये जो 7th 5 ईयर प्लान है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 ईयर प्लान, सबसे इंपॉर्टेंट 5 ईयर प्लान है। और ऐसा कहने के पीछे दो रीजंस हैं। एक तो इससे पहले तक जितने भी 5 ईयर प्लान्स लाए गए थे उनमें जो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे, उन सभी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को इस 7th 5 ईयर प्लान में इंक्लूड किया गया। और दूसरा जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीज़न है, जो आने वाला 8th 5 ईयर प्लान है जिसमें बात की जाएगी एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में, उन एलपीजी रिफॉर्म्स की फाउंडेशन कुछ हद तक सरकार ने इसी 7th 5 ईयर प्लान के दौरान रखने की शुरुआत कर दी थी। तो 7th 5 ईयर प्लान इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 ईयर प्लान्स। 7th 5 ईयर प्लान के दौरान प्राइमरी फोकस किन चीज़ों पे था? एक तो रैपिड ग्रोथ इन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन, और ये तो आपको पैटर्न समझ में आ रहा होगा। जब से हमारे साथ में PL 480 हुआ, जब से USA ने हमें फूड ग्रेन्स के लिए ह्यूमिलेट किया, उसके बाद जितने भी 5 ईयर प्लान्स आए उन सब में सरकार का फोकस था एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के ऊपर। सरकार का फोकस रहा फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने के ऊपर, इंक्रीज करने के ऊपर। दूसरा, 7th 5 ईयर प्लान में बोला गया कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करने की ज़रूरत है। जो बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ बोली गई कि हमें लॉन्ग टर्म फिस्कल पॉलिसी शुरू करने की ज़रूरत है। लॉन्ग टर्म में सरकार को ये इंश्योर करने की ज़रूरत है कि हमें फिस्कल डेफिसिट ना फेस करनी पड़े। लॉन्ग टर्म में सरकार को अपने रेवेन्यू सोर्सेज को ऑगमेंट करने की ज़रूरत है। लॉन्ग टर्म में सरकार को अपने एक्सपेंडिचर को रैशनलाइज करने की ज़रूरत है। तो बेहद इंपॉर्टेंट क्या बोला गया कि लॉन्ग टर्म फिस्कल पॉलिसी को शुरू किया जाए। इससे भी इंपॉर्टेंट चीज़, इस 7th 5 ईयर प्लान में 3 साल के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी की शुरुआत की गई। और ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है बिकॉज पहली बार सरकार आउटवर्ड ओरिएंटेड पॉलिसी के बारे में बात कर रही थी। मतलब सरकार पहली बार एक्सपोर्ट्स के ऊपर फोकस कर रही थी। ये जो इतने लंबे टाइम से हम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस फेस कर रहे थे, उसका एक बड़ा रीजन ये भी था कि सरकार ने एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए कोई भी कामकाज नहीं किया था। लेकिन इस 7th 5 ईयर प्लान में पहली बार सरकार जो है वो एक्सपोर्ट्स के ऊपर फोकस कर रही है, एक्सपोर्ट्स की बातचीत कर रही है, एक्सपोर्ट्स की फाउंडेशन रख रही है। सर्विस सेक्टर जो कि आज की डेट में हमारी बैकबोन है, उस मॉडर्न सर्विस सेक्टर की भी फाउंडेशन इसी 7th 5 ईयर प्लान के दौरान रखी गई थी। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो कि हमारे कंट्री के बड़े सेलिब्रेटेड रिफॉर्म्स हैं, उस लिबरलाइजेशन, उस ग्लोबलाइजेशन की भी फाउंडेशन कुछ हद तक इसी 7th 5 ईयर प्लान के दौरान रखी गई थी। ये जो 7th 5 ईयर प्लान है इसको इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान भी बुलाया जाता है। बहुत सिंपल, एक तो 7th 5 ईयर प्लान इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 ईयर प्लान। उसके दो रीजंस, एक तो इससे पहले तक जितने भी 5 ईयर प्लान्स लाए गए थे उनमें जो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे, उन सभी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को इस 7th 5 ईयर प्लान में इंक्लूड किया गया। और दूसरा जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है, 8th 5 ईयर प्लान में जिन एलपीजी रिफॉर्म्स की बातचीत की जाएगी, उन एलपीजी रिफॉर्म्स की फाउंडेशन कुछ हद तक सरकार ने इसी 7th 5 ईयर प्लान में रखी। इंपॉर्टेंट फोकस किन चीज़ों पे था? फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बढ़ाना है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है, बेहद इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म फिस्कल पॉलिसी की शुरुआत की गई, बेहद इंपॉर्टेंट 3 साल के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी की शुरुआत की गई और बात की गई आउटवर्ड ओरिएंटेड पॉलिसी के बारे में, बात की गई एक्सपोर्ट्स के बारे में। मॉडर्न सर्विस सेक्टर की फाउंडेशन रखी गई, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसकी भी फाउंडेशन इसी 7th 5 ईयर प्लान के दौरान रखी गई। इस 7th 5 ईयर प्लान को इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान भी बुलाया जाता है। इसके अलावा इस 7th 5 ईयर प्लान में कई सारी योजनाएं चलाई गई, जैसे जवाहर रोजगार योजना। कब लाई गई? 1989 में। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड, इसकी शुरुआत की गई 1987 में। स्कूल्स में जो भी बेसिक इक्विपमेंट्स नीडेड होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते थे इस ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड के तहत। नेशनल लिटरेसी मिशन की शुरुआत की गई 1988 में।
सेबी को स्टैब्लिश कर दिया गया 12 अप्रैल 1988 को एज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी। ये सारे कामकाज इसी 7th 5 ईयर प्लान के दौरान किए गए। अच्छा, 7th 5 ईयर प्लान के दौरान हमने इकोनॉमिकली अच्छा परफॉर्म किया, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रही, लेकिन इसके बावजूद ओवरऑल हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। और उसके पीछे कई सारे रीजंस थे। जैसे एक तो इंटरनेशनल रीजंस, हमने पढ़ा हुआ है कि इसी फेज के दौरान गल्फ वॉर्स की शुरुआत हो जाएगी, जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा, जो रेमिटेंसेस हमारे यहाँ पे आया करते थे इन गल्फ कंट्रीज से, वो डिक्रीज हो जाएंगे। तो एक तो इंटरनेशनल रीजंस, दूसरा ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस पहले से चले आ रहे थे, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का जो बर्डन है अब सरकार के ऊपर एक्सेसिव पड़ने लगा था। और तीसरा, ये वो फेज है जब बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस हमारे कंट्री में हो रहे थे। पॉलिटिकल चेंजेस की अगर ब्रीफली बात करें तो 1989 में इलेक्शंस हुए थे, और इन इलेक्शंस में राजीव गांधी की कांग्रेस गवर्नमेंट जो है वो इलेक्शंस को हार गई थी, और वीपी सिंह जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने थे। और वीपी सिंह जी की जो गवर्नमेंट थी वो कोएलिशन गवर्नमेंट थी, मतलब बहुत ज़्यादा मजबूत सरकार थी नहीं, इनफैक्ट 1 साल से कुछ ज़्यादा दिन ही चल पाएगी। और राजीव गांधी जो है वो बड़ा स्मार्टली वीपी सिंह की सरकार को गिरा देंगे, और चंद्रशेखर जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, और ये भी पूरा 1 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर रहेंगे नहीं। फिर इसी दौरान राजीव गांधी जी का असैसिनेशन हो जाएगा, और फिर दोबारा से चुनाव होंगे, और फिर फाइनली पीवी नरसिम्हा राव जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, कांग्रेस एक बार फिर से पावर में आएगी। ये एग्जैक्टली वैसा हो रहा है जैसे 1978 में हुआ था कि 1978 में जनता गवर्नमेंट पावर में आई थी, मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने थे, लेकिन मोरारजी देसाई की सरकार को गिरा दिया गया था, और फिर प्राइम मिनिस्टर बने थे चौधरी चरण सिंह। और मैं तो जब आमतौर पे बात करता हूं तो कहता हूं कि जो चौधरी चरण सिंह की गवर्नमेंट थी ये कांग्रेस गवर्नमेंट ही थी, लेकिन हालांकि कांग्रेस गवर्नमेंट थी नहीं। कांग्रेस गवर्नमेंट ने, इंदिरा गांधी की कांग्रेस ने इनको बाहर से सपोर्ट किया था। तो ये वही सेम पैटर्न चल रहा है, बहुत सारे पॉलिटिकल क्राइसिस थे, और इस पूरे सिनेरियो में हमारी सरकार डिसाइड करेगी कि अभी 8th 5 ईयर प्लान को इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, और सरकार जो है वो एनुअल प्लान्स लेकर आएगी 1990 से लेकर 92 के बीच में। रीजंस क्या है? एक तो बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस जिनके बारे में अभी अभी अपन ने बात की, फिर 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस और बड़े वर्स्ट क्राइसिस थे, तो इसका बर्डन सरकार के ऊपर। फिर इस बीओपी क्राइसिस से निकलने के लिए सरकार ने आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से लोन लिया था, इस सब के बारे में अपन ने पढ़ा है, लेकिन आईएमएफ ने कुछ कंडीशंस रखी थी, और इन कंडीशंस की वजह से भी जो हमारा 5 ईयर प्लान का इम्प्लीमेंटेशन है वो थोड़ा डिले हो गया। ये सारी बातचीत हमने डिटेल में की थी। इसी फेज के दौरान हम अपनी इकोनॉमी को ओपन करने की शुरुआत करेंगे, एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने की शुरुआत करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। एक चेलाई कमेटी बनाई गई थी 1991 में टैक्स रिफॉर्म्स को स्टडी करने के लिए। एक नेशनल रिन्यूएबल फंड स्टैब्लिश किया गया था फरवरी 1992 में। ये सारी चीज़ें इसी एनुअल प्लान्स के दौरान की गई 1990 से लेकर 92 के बीच में। ये सब बेहद ईजी सी चीज़ें हैं, इनके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है एलपीजी रिफॉर्म्स वाले सेशन में। तो अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो फिर ध्यान से उस सेशन को देखो, ये सारी चीज़ें आपके इंटीग्रेट हो जाएंगी। अच्छा, फिर इसके बाद लाया गया 8th 5 ईयर प्लान, कब? 1992 में, 5 साल के लिए 1997 तक। इस 8th 5 ईयर प्लान के दौरान जो ग्रोथ हमने टारगेट की थी वो कितनी की थी? 5.6%, लेकिन एक्चुअल में जो ग्रोथ हमने अचीव की वो कितनी रही? 6.8%। और ये तो वो दौर है जब एलपीजी रिफॉर्म्स को अडॉप्ट कर लिया जाएगा, जब पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के मॉडल को इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा, जब हमारी सरकार सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग को छोड़ के इंडिकेटिव प्लानिंग को अडॉप्ट कर लेगी। इसी 8th 5 ईयर प्लान के दौरान ये सारी चीज़ें की गई हैं, और इस सब के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। अपन ने बात की थी एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में, और वहाँ इस सब के बारे में डिटेल में पढ़ा था। इस 8th 5 ईयर प्लान के दौरान एक तो फोकस किया गया कि ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को इंप्रूव किया जाए, उसको थोड़ा रैपिड किया जाए, फास्ट किया जाए। एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस किया गया, मैन्युफैक्चरिंग एंड अलाइड सेक्टर के ऊपर फोकस किया गया, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स के ऊपर फोकस किया गया, और ट्रेड में इंप्रूवमेंट हो, करंट अकाउंट डेफिसिट में इंप्रूवमेंट हो, उस पर फोकस किया गया। इनफैक्ट इस 8th 5 ईयर प्लान के दौरान इन सारी चीज़ों में रैपिड ग्रोथ देखने को मिली। जब हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बारे में बात करते हैं तो जब ये 8th 5 ईयर प्लान शुरू हुआ था तब इंडस्ट्रियल ग्रोथ लगभग 2% के आसपास हुआ करती थी,
और जब ये 8th 5 ईयर प्लान खत्म होगा तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो लगभग 12% के आसपास पहुंच जाएगी। तो ये जो सारा कामकाज किया गया था इस 8th 5 ईयर प्लान के दौरान ये जस्टिफाइड रहा, बिकॉज सारी चीज़ों में, एक्सपोर्ट्स में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला, एग्रीकल्चर भी हमारा ठीक ठाक परफॉर्म करेगा, मैन्युफैक्चरिंग में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला, हमारी जो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी इंप्रूव होगी। अपन देख ही रहे ना कि 6.8% तक अपन ग्रो करेंगे। तो ये जो 8th 5 ईयर प्लान के दौरान रिफॉर्म्स किए गए वो बड़े सेलिब्रेटेड रिफॉर्म्स हैं। और सेलिब्रेटेड क्यों हैं? बिकॉज इन रिफॉर्म्स का हमें इमीडिएट रिजल्ट मिला और लॉन्ग टर्म में अभी तक हमें उनका फायदा हो रहा है। इसी 8th 5 ईयर प्लान के दौरान एम्प्लॉयमेंट अश्योरेंस स्कीम लाई गई थी 1993 में, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना लाई गई थी 1997 में, राष्ट्रीय महिला कोष को स्टैब्लिश किया गया था 1993 में, मिड डे मील स्कीम की शुरुआत की गई थी 1995 में, और चाइल्ड लेबर इरेडिकेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी 1994 में। तो ये सारे कामकाज किए गए। 8th 5 ईयर प्लान को इसलिए याद रखना बिकॉज इसके दौरान एलपीजी रिफॉर्म्स को किया गया था, और एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में अलग से सेशन में अपन ने बातचीत की थी पूरे डिटेल में, उस सेशन को देख लो। ये 8th 5 ईयर प्लान खत्म हो जाएगा। फिर लाएगा 9th 5 ईयर प्लान, कब? 1997 में। कब तक के लिए? 5 साल के लिए, 2002 तक। इस 9th 5 ईयर प्लान में जो हमने ग्रोथ टारगेट की वो कितनी की थी? 6.5%। एक्चुअल में जो ग्रोथ हमने अचीव की वो कितनी रही? 5.35%। इस 9th 5 ईयर प्लान में 4 इंपॉर्टेंट डायमेंशंस के ऊपर फोकस किया गया। एक तो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना है, दूसरा प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन करना है, तीसरा रीजनल बैलेंस को स्टैब्लिश करना है, और चौथा कंट्री को सेल्फ रिलायंट बनाना है। फोकस जो है वो ग्रोथ के साथ साथ सोशल जस्टिस और सोशल इक्वालिटी के ऊपर भी था। लेकिन 9th 5 ईयर प्लान के दौरान जो भी हमारे गोल्स थे उनमें हम बहुत बेहतर परफॉर्म कर नहीं पाए, बिकॉज ये वो टाइम फेज है जब ईस्ट एशियन क्राइसिस की शुरुआत होगी। थाईलैंड से इन क्राइसिस की शुरुआत होगी, और इन क्राइसिस का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो हमारे ट्रेड के ऊपर भी देखने को मिलेगा, वो हमारे कंट्री के ऊपर भी देखने को मिलेगा। तो इस 9th 5 ईयर प्लान के दौरान हम कुछ बेहतर परफॉर्म कर नहीं पाए थे, लेकिन हाँ 2-4 चीज़ें की गई, जैसे स्वर्ण जयंती, ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में लाई गई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अब तक सेलिब्रेटेड है, कब लाई गई? 2000 में लाई गई। अंत्योदय अन्ना योजना कब लाई गई? 2000 में लाई गई। सर्व शिक्षा योजना या सर्व शिक्षा अभियान ये कब लाया गया? 2001 में लाया गया। 9th 5 ईयर प्लान इकोनॉमिकली अगर देखें तो बहुत अच्छा हम परफॉर्म कर नहीं पाए। उसके पीछे रीज़न क्या था? ईस्ट एशियन क्राइसिस। लेकिन हाँ, जितना सरकार से हो पाया उतना सरकार ने किया। देखो बहुत सिंपल तौर पे, एक तो हमने बात की इस 7th 5 ईयर प्लान के बारे में। 7th 5 ईयर प्लान में बहुत मोटी मोटी चीज़ें आपको याद रखनी है कि जो एलपीजी रिफॉर्म्स की फाउंडेशन है वो रखी गई इस 7th 5 ईयर प्लान के दौरान। जैसे लॉन्ग टर्म फिस्कल पॉलिसी की बातचीत की गई, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी की बातचीत की गई, एक्सपोर्ट्स के ऊपर फोकस करने की शुरुआत पहली बार इसी 7th 5 ईयर प्लान के दौरान की गई, मॉडर्न सर्विस सेक्टर की फाउंडेशन रखी गई, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की कुछ हद तक फाउंडेशन इसी 7th 5 ईयर प्लान के दौरान रखी गई। 7th 5 ईयर प्लान को इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान भी बुलाया जाता है। फिर अपन ने देखा कि कंडीशन कुछ बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं थी, तो सरकार 8th 5 ईयर प्लान को इंप्लीमेंट नहीं करेगी और सरकार लेकर आएगी एनुअल प्लान्स 1990 से लेकर 92 के बीच में। और इन एनुअल प्लान्स के दौरान जो भी रिफॉर्म्स किए गए हैं उन रिफॉर्म्स के बारे में हमने एलपीजी रिफॉर्म्स वाले सेशन में पढ़ा था, डिटेल में बातचीत की थी। और फिर लाया जाएगा 8th 5 ईयर प्लान। इस 8th 5 ईयर प्लान में ऑफिशियली पॉलिसी ऑफ एलपीजी को अडॉप्ट कर लिया जाएगा, पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जी के मॉडल को अडॉप्ट कर लिया जाएगा। सरकार सेंट्रलाइज प्लानिंग को छोड़ देगी और इंडिकेटिव प्लानिंग को अडॉप्ट कर लेगी। इस पूरे 8th 5 ईयर प्लान के दौरान हमारी जो ओवरऑल इकोनॉमी है वो बहुत बेहतर ग्रो करेगी, एग्रीकल्चर इंप्रूव होगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी, मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूव होगा, एक्सपोर्ट्स हमारे इंप्रूव होंगे। तो ओवरऑल हम बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे इस 8th 5 ईयर प्लान के दौरान। फिर लाया गया 9th 5 ईयर प्लान 1997 में, और कब तक रहेगा? 2002 तक रहेगा। इस 9th 5 ईयर प्लान के दौरान हम उतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? बिकॉज ऑफ द ईस्ट एशियन क्राइसिस। और फिर इसके बाद 2002 में लाया जाएगा 10th 5 ईयर प्लान को। 10th 5 ईयर प्लान के बारे में हम बात करें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो,
लाइक दबाना ज़रूरी है, बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, या जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, 10th 5 ईयर प्लान कब लाया गया? 2002 में लाया गया। कब तक के लिए लाया गया? 2007 तक के लिए लाया गया। इस 10th 5 ईयर प्लान के दौरान जो ग्रोथ हमने टारगेट की थी वो कितनी की थी? 8%। लेकिन एक्चुअल में जो ग्रोथ हमने अचीव की वो कितनी की? 7.6%। 7.6% कोई खराब परफॉर्मेंस नहीं है। हमारा जो टारगेट है उसको हमने बहुत ही माइन्यूट रेंज से मिस किया है, लेकिन हाँ अच्छा परफॉर्म किया हमने इस 10th 5 ईयर प्लान के दौरान। इस 10th 5 ईयर प्लान के दौरान हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? एक तो ये बोला गया कि इन फॉलोइंग चीज़ों को हमें रिड्यूस करना है, कम करना है। कौन कौन सी चीज़ें? हमें पॉवर्टी रेशियो को रिड्यूस करना है बाय 5% बाय द एंड ऑफ दिस प्लान। मतलब 2007 जब तक आए तब तक हमें पॉवर्टी रेशियो को 5% से रिड्यूस करना है। जेंडर गैप को हमें रिड्यूस करना है लिटरेसी के मामले में और वेजेस के मामले में बाय एटलीस्ट 50%। लिटरेसी के मामले में और वेजेस के मामले में जो जेंडर गैप है उसको हमें कम से कम 50% से रिड्यूस करना है। हमारी जो डेकेडल रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको 2001 से 2011 के बीच में हमें 16.2% तक लेके आना है। इन्फेंट मॉर्टेलिटी को 2007 तक हमें 45 करना है पर 1000 बर्थ्स, और 2012 तक हमें इसको और कम करना है और लेकर आना है 28 पर 1000 बर्थ्स। इन्फेंट मॉर्टेलिटी क्या होती है? होपफुली आपको पता होगा, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और फाइनली बोला गया कि ओवरऑल कैपिटल का जो आउटफ्लो है उसको भी हमें रिड्यूस करना है, उसको भी हमें डिक्रीज करना है। मतलब सरकार एक तरीके से कह रही है कि हमें एक्सपोर्ट्स को और ज़्यादा प्रमोट करना है। इन फॉलोइंग चीज़ों को तो रिड्यूस करने की बात की गई, और इन फॉलोइंग चीज़ों के लिए बोला गया कि इनको हमें इंक्रीज करना है। क्या क्या इंक्रीज करना है? एक तो हमें 8% जीडीपी ग्रोथ पर ईयर को अचीव करना है। दूसरा, लिटरेसी रेट जो है वो हमें 2007 तक 72% करनी है और 2012 तक 80% तक उसे लेके जाना है। फॉरेस्ट एंड ट्री कवर को हमें 2007 तक 25% करना है और 2012 तक इसे 33% तक लेके जाना है। डोमेस्टिक सेविंग्स को हमें इंक्रीज करना है, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को हमें इंक्रीज करना है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी हमें इंक्रीज करना है। और फाइनली बोला गया कि हमें प्राइमरी एजुकेशन की यूनिवर्सल एक्सेस प्रोवाइड करनी है। ये जो फॉलोइंग चीज़ें थी इनको रिड्यूस करने की बात की गई, और ये जो फॉलोइंग चीज़ें थी इनको इंक्रीज करने की बात की गई। एक एक करके याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मोटा मोटा आउटलुक याद रखो कि बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, चीज़ों को रिड्यूस करने की, जो भी प्रॉब्लम्स है उनको रिड्यूस करने की बात की जा रही है। और जैसे लिटरेसी है, जैसे फॉरेस्ट कवर है, जैसे जीडीपी ग्रोथ है, जैसे प्राइमरी एजुकेशन है, इन सभी चीज़ों को इंक्रीज करने की बात की जा रही है। आउटकम क्या निकला? एक तो इस 10th 5 ईयर प्लान के दौरान हमारा जो सर्विस सेक्टर है वो बहुत इनॉर्मसली ग्रो करेगा, मतलब बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। 10th 5 ईयर प्लान वो 5 ईयर प्लान है जिसके दौरान हमारे कंट्री में फॉरेन कैपिटल का जो इनफ्लो है वो पीक पे होगा। जो एलपीजी रिफॉर्म्स किए गए थे 1991 में, 92 में, अब वो रिजल्ट्स दे रहे थे। सेविंग्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी, सेविंग्स रेट इंक्रीज हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट रेट जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। और ये क्या दिखाता है कि हम फ्यूचर के लिए तैयार हो रहे हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम हुई, 2002-2003 में हमारे कंट्री को सीवियर ड्राउट्स फेस करने पड़े। इसकी वजह से जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ है वो उतनी अच्छी तरीके से नहीं हुई इस 10th 5 ईयर प्लान के दौरान। बाकी सारी चीज़ों में हमने बेहतर परफॉर्म किया, अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन एग्रीकल्चर के मामले में उतना अच्छा परफॉर्म हम नहीं कर पाए, बिकॉज 2002-2003 में सीवियर ड्राउट्स फेस करने पड़े हमें। इस प्लान के दौरान नरेगा को लॉन्च किया गया था। नरेगा आपको पता ही होगा। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन को लॉन्च किया गया था। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था, और भारत निर्माण प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था 2005 में रूरल इंडिया को डेवलप करने के लिए। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। देखो, इतना डिटेल में मत जाना कि एक एक टारगेट आप याद रखो। अगर आपकी मेमोरी इतनी अच्छी है कि आप एक एक चीज़ को याद रख सकते हो तब तो आपको करना चाहिए, मुबारक है फिर तो आपको।
लेकिन अगर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखोगे तो इनको इतना डिटेल में याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मोटा मोटा एक ब्रॉड पिक्चर बना लो और अपने शॉर्ट नोट्स में छोटा छोटा चीज़ों को लिख लो। बहुत ईजी सेशन है, 2-4 बार इन सारी चीज़ों को, सारे 5 ईयर प्लान्स को आप देखोगे तो सारी चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। आगे की बातचीत अपन आगे करेंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। आज हो सकता है मैंने थोड़ा बहुत फंबल किया हो बिकॉज कोल्ड है मेरे को, बट मैनेज कर लेना। थैंक यू वेरी मच।